अजीब मिश्रण किया है मोहन जी ने यहाँ पंजाबी को लेकर। एक तरफ पंजाबी के राइटर ऑफिसर और दूसरी तरफ पंजाबी का राइटर गुंडा एलिमेंट। आई एम द डॉन ऑफ पंजाबी लिटरेचर। सो थैंक यू गेटवे लिटरेचर फेस्टिवल की टीम, केतकर सर और आप सभी लोग जो साहित्य को मोहब्बत करते हैं। 2 दिन से इतनी थॉट प्रोवोकिंग बातें हुई हैं, इतनी इंटेलिजेंट लोगों ने की, तो मेरे लिए थोड़ा आसान है। डॉक्टर साहब भी काफ़ी इंटेलिजेंट हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। मुझे लगता है कि पंजाबी के बारे में अच्छी बातें हम आपको कुछ। डॉक्टर साहब, पंजाबी लिटरेचर के बारे में जब मैं सोचता हूँ तो सबसे पहले सूफ़ी बाबा शेख फरीद हैं, सब्र और शुक्र पर बात करने वाले। फिर ट्रैवल है, और पंजाबी लिटरेचर बुद्ध, सिद्ध, नाथ, सूफियों में से होते हुए इस धारा को मानते हुए कुछ इधर उधर भी जाते हैं, मगर मेजर जो लिटरेचर है इसी धारा में प्रवाहित होते हुए डॉक्टर मनमोहन सिंह के नावल निर्वाण तक पहुंचता है। तो इस ट्रेडिशन, लिटरेरी ट्रेडिशन पर मैं चाहूँगा थोड़ी बात डॉक्टर साहब ज़रूर रखें, क्योंकि अगर नावल को ही लें, पंजाबी नावल को पहले हम ले लें, तो आज जिस नावल पर डॉक्टर साहब को साहित्य अकादमी अवार्ड भी मिला, निर्वाण है, और उस पर एक लाइन लिखी निरुपमा ने, एक पैसे लिखा, तो उसका टाइटल था 1000 Years of निर्वाणा। ये वो नावल है, इस नावल में 1000 साल की दार्शनिक हिस्ट्री जो है, जो फिलॉसफी है, वो चल रही है बुद्धिज़्म से लेकर टिल टुडे, आज तक। जो फिलॉसफी है पंजाब में, जिस फिलॉसफी को बुद्ध आ रहे हैं तो बुद्धों को वेलकम किया जा रहा है, उस फिलॉसफी को फैलाया जा रहा है। जिस जगह से मैं आया हूँ, जलंधर, बहुत बड़ा बुद्धिस्टों का द्वाबा क्षेत्र है। उसके क्षेत्र को ही डॉक्टर साहब ने कंसंट्रेट किया है अपने नावल में। तो बुद्धों का बहुत बड़ा, ह्यून सांग ने भी अपनी अपनी जो उसकी यात्रा है उसमें जिक्र किया है। जलंधरी पाद वाज द बुद्धिस्ट मॉन्क, जिसके नाम पर वो जलंधर पड़ा है। तो बाद में सूफ़ी ट्रेडिशन भी उसी बुद्धिज़्म को लेकर चल रहे हैं। तो 3-4 जगह में से होता हुआ पंजाबी नागल, नानक सिंह हैं हमारे पहले नावलकार, तो वो आदर्श चरित्र नायक हमारे सामने लाना चाहते थे। जसवंत सिंह कमल हैं, वो रोमांटिक हो गए थोड़े से। और जब पूंजीवाद का प्रभाव और जागीरदारी के बीच में एक तनाव है, एक टेंशन चल रही है, जब बदलाव आ रहा है, हरी क्रांति का बीज बोया जा रहा है, तो गुरदयाल सिंह मड़ी का दीवा नावल से एक रप्चर क्रिएट करते हैं। उसके बाद गुरदयाल सिंह वो पूंजीवाद के प्रभाव का जो मनुष्य है, उसकी जो एब्सर्डिटी है, बहुत सारे नावलकार, कर्मजीत कुस्सा है और कुछ नावलकार हैं जो पकड़ रहे हैं। मगर जब इस दौर में, इस दशक में नावल आ गया है, तो नावल फिर उसी सूफ़ी बुद्धिज़्म की ट्रेडिशन को, फिलॉसफी को समझने की कोशिश कर रहा है, उसे सेलिब्रेट भी कर रहा है, अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहा है, और उसमें कुछ ढूंढ रहा है।
मनमोहन बाबा जी लिख रहे हैं, जहाँ डॉक्टर मनमोहन जी, उस नावल पर मैं चाहूँगा डॉक्टर मनमोहन कुछ बातें करें। काली जी, जब आप बात कर रहे थे बाबा फरीद से लेकर के नाथों की, सिद्धों की, तो बीच का जो दौर था जिसको हम सिख गुरु और भगत कवि कहते हैं, उनका बहुत बड़ी भूमिका रही है पंजाबी साहित्य और पंजाबी ज्ञान को खड़ी करने की। पहले सेशन में बात हो रही थी स्क्रिप्टलेस लैंग्वेजेस की बात, लिपि वह्यूण बेलिपि भाषाओं की बात, अलिपि भाषाओं की बात। सिख गुरुओं का सबसे बड़ी देन ये है कि उन्होंने लिपि, गुरुमुखी लिपि ईजाद की। बहुत सारी जो पहले लिपियां चलती थी, जिसमें टाकरी थी, ब्राह्मी जो जिसमें से देवनागरी भी निकली, ब्राह्मी जो एक मूल पुरानी लिपि थी, उन्हीं लिपियों को और टाकरी, कैकई, इन लिपियों को, इवन जो हमारे शाहूकार लिपि लिखते थे जिसको कैथी कह रहे हैं, उसको जोड़ करके गुरुमुखी ईजाद की। और उस समय का ये एक बहुत बड़ा सबाल्टर्न रेवोल्यूशन था। आम लोगों की भाषा, आम लोगों को भाषा के लिए लिपि भी चाहिए थी, और सिखिज्म वाज ए रेवोल्यूशन इन इटसेल्फ at that time, and then it involved the people, it created a discourse and it involved the people and prepare for the revolution in the society. And that culmination of that, the ultimate that revolutions was, the final form was the Sikh state founded by Maharaja Ranjit Singh. So that is आई थिंक पंजाबी मानसिकता जो है, पंजाबी जो संवेदना है, जो संवेदनशीलता है, ये एक बहुत लंबी, लगभग इसको आप 1000 साल की ट्रेडिशन कह सकते हैं, जो कई दौरों से निकली, कई तरह की ज्ञान परंपराओं से निकली। और ज्योग्राफिकली लोकेशन भी जो है पंजाब की, वो इस तरह की है कि वो इतिहास के साथ इसकी भौगोलिकता भी अदल बदल होती रही। कभी बहुत बड़ा पंजाब था जिसने सिकंदर महान को, उसके इन्वेजन को रोका है। देन और इतिहास के कई दौर आए, गजनवी का दौर आया, गौरी का दौर आया, और फोरफ्रंट पर रहा पंजाब। So anthropologically and sociologically, if you see, it's a blend of lot many things. It's an amalgamation of lot many cultures, anthropologies, sociologies, languages. So एक अजीब तरह का जो पंजाब दिखाई देता है, बहुत मल्टी लेयर्ड और मल्टी फेसेटेड। जो बात आपने नावल की कही है, मेरे नावल में निर्वाण में मेरा ये मानना है, वट एवर वी लिव, वी थिंक, वी रीड, ए राइटर ही एक्सप्रेस इन टू हिज राइटिंग्स। एज ए प्रोफेशन मैं बिहार में काम किया और बिहार की धरती को बहुत क्लोजली लोगों को जाना, समझा। तो जब मैं गया में था तो मेरे मन में ये आता था कि यहाँ भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ और अहिंसा का सबसे बड़ा संदेश वो था। और एक दौर में जहाँ मैं वहाँ था तो वहाँ मैस्केयर बहुत होते थे, एक रात में 80-80 लोग मार दिए जाते थे। एक बहुत बड़ा, आप सब लोग जानते हैं वो जो एक अपसर्ज थी एक सोसाइटी में, अब वो दौर ख़त्म हो गया है। तो मैं सोचता था ये क्यों है। तो एज एन आउटसाइडर
फ्रॉम पंजाब टू बिहार, आई थॉट कि इसको समझना चाहिए, इसको कारण को, और समझ के इसको एक्सप्रेस करना चाहिए। और तब मुझे ये लगा कि नावल जो है इससे बढ़िया जानर इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट को समझने के लिए नहीं हो सकता। सो मैंने इसके पास्ट को समझने की कोशिश की। सो इस नावल में दो प्रोटैगनिस्ट हैं, दो नायक हैं, एक आनंद है, एक मिलांद है। मिलांद इज़ अ 10,000 years back, he is a bhikshu there in Nalanda University, and the present he is a Naxalite journalist, undercover he is working there. So दोनों का एक blend है ये नावल, and ultimately they struggle with their thinkings, with their whatever field they are working, and ultimately they fell in love there, and ultimately they found that they realize कि ये जो मायावी संसार है इसमें कुछ नहीं है, इसमें मुक्ति उसी को मिलती है जो प्रेम करता है। जैसे गुरु गोविंद सिंह ने कहा, जिन प्रेम कियो तिन्हीं प्रभ पायो। तो अल्टीमेटली वो अपने प्रेम को समर्पित होकर के फिर अपना नया जीवन शुरू करते हैं। निर्वाण की अल्टीमेट जो भाषा पैदा होती है, जो लैंग्वेज पैदा होती है, वो प्रेम की भाषा है। ये नावल उस तरह का एक तरह का, इसमें मैंने ये देखा कि सिर्फ कहानी कहना ही नावल नहीं है, कुछ ज्ञान कुछ रीडर को जाए। तो इट्स बेसिकली a fictional history of our Indian philosophy and epistemology. कोशिश किया और लोगों ने उसको पसंद भी किया। थैंक यू डॉक्टर साहब। और इन्होंने जब बात कही प्रेम की बात, तो मैं पंजाबी दलित लिटरेचर पर लाना चाहता हूँ इस प्रेम शब्द को। यहाँ बंगाली लिटरेचर के बारे में बात करते हुए सरकार सर और मेरी बहन थी साथ, उन्होंने कहा कि वहाँ राइटर दलित नहीं होता। मेरी धारणा है राइटर दलित होता है यहाँ राइटर की कहते जात नहीं होती। मैंने कहा जात होती है, उसके लिखे हुए साहित्य की जात नहीं होती, ना होनी चाहिए, मगर राइटर की जात जहाँ है, जिस समाज में मैं रह रहा हूँ मेरी जाति तो है, वो मुझे उसी तरह डील करते हैं पूरा सोसाइटी, तो मेरी जाति तो है, मगर मेरे साहित्य की नहीं होनी चाहिए। मेरा साहित्य तो प्रेम का साहित्य है। और जब मैं पंजाबी दलित लिटरेचर की ओर जाता हूँ तो हमारे पास देखिए कितनी रिच। एक और बात, बहुत सारे लोग बातें करते हैं दलित लिटरेचर की, तो कहते हैं कि मराठी में जब दौर आया तो दलित लिटरेचर लिखा गया। अंबेडकर से पहले 1925 में दलित शब्द का पंजाबी में इस्तेमाल हो चुका था, और 20वीं शताब्दी के शुरुआती 2 दशकों में 2 उदाहरणें हैं हमारे पास। संत गुलाब दास हैं, डेरे में रहते हैं, अपने डेरे में लिखकर लगा रखा है कि मेरा जो संदेश है, मेरी जो टीचिंग्स हैं, वो पहले 3 वर्णों के लिए नहीं है, चौथे वर्ण के लिए है, शूद्र के लिए है, सिर्फ वही अलाउ है यहाँ आना। और उन्होंने पंजाबी में सीहरफियाँ लिखी हैं, ये फ़ारसी से होते हुए पंजाबी में आई हैं सीहरफियाँ। और उस समय इतना बड़ा रेवोल्यूशनरी काम वो करते हैं। अपने डेरे में गुरगद्दी जो है वो पीरो प्रेमण को देते हैं। पीरो उनकी शिष्य है, देखिए वो मुस्लिम है और तवाइफ है, उसको एक गुरु अपनी गद्दी पर बिठाता है, वो गुरु माता कहलाती हैं, और लिव इन रिलेशन में रहते हैं, इकट्ठे सीहरफियाँ लिखते हैं। हमारी संस्कृति में तो, भारतीय संस्कृति में देखें तो तंत्र सूत्र हैं, जहाँ क्वेश्चन प्रश्न करने वाली औरत है, जवाब देने वाला मर्द है, मेल जवाब देता है। मगर पीरो और गुलाबदास की सीहरफियों में
पीरो भी क्वेश्चन करती है, गुलाबदास जवाब देते हैं, और गुलाबदास क्वेश्चन करते हैं तो पीरो जवाब देती है। फिर उसी एडिशन में संत वजीर दास हैं, सेम उसी तरह सिहरफियाँ लिखते हैं, उसी तरह नौरंग देवी को अपनी गुरगद्दी में बिठाते हैं और वो प्रेम की, मोहब्बत की, गुलाबदास और प्रेम में ही, मोहब्बत में ही वो दलित लिटरेचर का उत्थान हो रहा है। फिर आधर्म मंडल मूवमेंट उठती है 1925 के करीब, तो उनकी जितनी पोइट्री है किसी से नफरत नहीं है, मोहब्बत, कोई अपने खुरपे से मोहब्बत कर रहा है, कोई अपनी हथियार जिससे वो काम कर रहा है उससे मोहब्बत, कोई आर से मोहब्बत कर रहा है, कोई धागे से मोहब्बत कर रहा है, कोई चरखे से मोहब्बत कर रहा है, कोई पशु रखता है तो पशुओं से अपनी पूंछ दा कोई आ रहा धोती दे नाल, कमज़ोर पशुओं दे पिंडे तो आरां दा लहू। तुहाडे मन च कुछ आ रहा है? इसका कारण है वाई पंजाबी इज इंक्लूसिव। इट्स सबसे एपिटॉम है गुरु ग्रंथ साहिब, एडिटेड बाय 5th गुरु, जो सिखों का गुरु है ग्रंथ। उसमें आप देखिए कि एक तो वो भाषा और कविता की शिखर है, जो एक्सपेरिमेंटेशन हुआ है उसमें। तीसरा, गुरुओं ने सोशल, एक सामाजिक परिवर्तन के लिए इंक्लूसिव अप्रोच बनाई, सभी को जोड़ा। जितने भगत कवि हैं उस पीरियड के, फरीद से लेकर के देख लीजिए, जो उस आइडियोलॉजी को, देवर दोज हु आर कंफर्मिंग दैट आइडियोलॉजी, उनको शामिल किया और उसको एक पब्लिक डिस्कोर्स का, आम आदमी की भाषा का प्रवचन बनाया और लोगों तक बात पहुंची। ये गुलाबदास और वजीर वाली जो परंपरा है, जो जो 19वीं सदी में आई, ये भी उसी का प्रभाव है, जो बुद्ध से लेकर के नाथ, सिद्ध और गुरु, मध्यकाल का जो सुधारवाद है, रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट है। सो अभी भी पंजाब में आप देखेंगे कि जो दलित सेंसिबिलिटी है वो एनिमिसिटी वाली नहीं है जी। उसका सिखिज्म की जो एगैलिटेरियन अप्रोच है, उसकी एक भूमिका है, एक समदर्शिता है, इक्वेनिमिटी है। सो जिस तरह का दलित व्यवहार या दलित सेंसिबिलिटी आपको अन्य भारत के और इलाकों में मिलेगी, बिहार में, यूपी में, महाराष्ट्र में, वो वहाँ नहीं है। वहाँ उस तरह का वितकरा भी नहीं है, डिस्क्रिमिनेशन भी नहीं है। बट वी कैनॉट से लाइक बंगालीज के इट इज़ नॉट प्रेजेंट देयर, इट इज़ प्रेजेंट देयर इन द एब्स्ट्रैक्शन, इन माइंड देयर, and if it is present in abstraction, in absurd way, it also being expressed in that way only in the literature. So पंजाबी में जो लिटरेचर, दलित संवेदनाओं का जो लिटरेचर सामने आ रहा है, वो उसमें उस भावना का वैमनस आपको नहीं, एनिमिटी आपको, रिवेंज, अवेंज, वो नहीं दिखेगा, जो अन्य उस तरह की लैंग्वेज भी नहीं दिखाई देगी। मगर हम बंगाल की तरह नहीं कह सकते हैं कि ये प्रेजेंट नहीं है। तो प्रेजेंट है। और पंजाबी साहित्य में ख़ास करके शॉर्ट स्टोरी में बहुत ज़्यादा दलित साहित्य, भगवंत रसूलपुरी हैं, बिंदर बसरा हैं, स्वरूप सियालवी हैं, गुरमीत कड़ियालवी हैं, बहुत सारे नाम हैं कंटेम्प्रेरी जो पंजाबी शॉर्ट स्टोरी में और पंजाबी नावल में भी, इवन पंजाबी नावल, दलित लिटरेचर अपनी ट्रेडिशंस के साथ ही वो आ रहा है। और कहानी पर कुछ बात आप करना चाहेंगे तो पंजाबी कहानी, टोटल कहानी पर ही कीजिए, दलित पर्सपेक्टिव को। देखिए, पंजाबी जो मॉडर्निटी है, जो पंजाबी जीवन में आधुनिकता का प्रवेश हुआ, वो अंग्रेज़ों के साथ हुआ। पहला छापाखाना अंग्रेज़ों के साथ आया,
रेलवेज, पोस्ट ऑफिस। जब मॉडर्निटी टर्न ले रही थी तो पंजाबी में जो कॉलोनियल स्प्रेड था, और कॉलोनियल स्प्रेड के अपने एक अप्रेंटिसेस थे, अपने टूल्स थे। सो मिशनरी हैज़ प्लेड ए बिग रोल टू ब्रिंग द मॉडर्निटी। सो उस मॉडर्निटी के साथ जो वेस्टर्न जॉनर्स हैं, नॉवल, शॉर्ट स्टोरीज, ये भी आए। पंजाबी का जो मिडल मध्यकाल है वो एपिक्स का, जहाँ आप कह सकते हैं किस्सों का है। जो हमारे बहुत सारे मेजर किस्सेकार हैं, जो मुस्लिम भी थे और हिंदू भी थे, सिख भी थे। वो किस्सा जो मध्यकाल के दौर है, जो मिडीवल पीरियड का दौर है, किस्साकारी का जो दौर है, और उससे निकल करके जब मॉडर्निटी आई तो नए जानर आए। शॉर्ट स्टोरी जो है पंजाबी की कंटेम्प्रेरी, वो उसी का एक विकसित एक प्रमाण है। सो पंजाबी कहानी जो है वो पंजाबी मन, पंजाबी जीवन और पंजाबी संवेदना जो है उसको रिफ्लेक्ट करने की बड़ा आई विल से बहुत एप्रोप्रिएट जानर है। उसका कारण ये है कि पंजाबी मन वो बहुत ही देर इंतज़ार नहीं करता, बहुत ही लंबी गल नहीं सुनना चाहता है। वो कहता है कि मुझे इमीडिएटली बताओ और चलते बनो। और वो इसीलिए पंजाबी कहानी जो है वो कंटेम्प्रेरी जो इंडियन लिटरेचर में कहानी का जो स्तर है उसके मुकाबले की कहानी, और बड़े अच्छे अच्छे कहानीकार हुए हैं और कहानी अच्छी लिखी जा रही है। जी जी जी। और जब डॉक्टर साहब किस्से की बात कर, पंजाबी जीवन में और पंजाबी लिटरेचर में किस्से का बहुत महत्व है, बहुत ज़्यादा। मैं अगर राइटर हूँ, जो भी हूँ, जैसा भी हूँ, तो किस्से हैं मेरे सर के पीछे, किस्से हैं। मेरे पिताजी अनपढ़ थे मगर पता नहीं कैसे सीख ली गुरमुखी उन्होंने, और किस्से गाकर पढ़ा करते थे। जानी चोर का किस्सा पंडित किशोर चंद बद्दोवालिया का लिखा हुआ 12 हिस्सों में लिखा हुआ था, 1200 पेजेस में, छंदों में। और उसका एक छोटा सा मैं आपको किस खूबसूरती से लिखते थे और कितने टैलेंटेड लोग थे। एक छोटा सा जानी चोर में से ना, जानी चोर कहीं फंस जाता है, किसी किले में घिर जाता है, पुलिस घेर रहती है। तो चोरों के बारे में वहाँ मशहूर है कि वो माता के भक्त बहुत ज़्यादा होते हैं, माता को मानते हैं, वो देवी माता को। तो जानी चोर जो है वो देवी माता को याद कर रहा है। अब किस्सा को जो लिख रहा है वो महीनों, एक साल में जितने देसी महीने हैं हमारे, उनके नाम से शुरू करता है और माता के नाम पर। मैं आपको पंजाबी में सुनाता हूँ, आपको पता चल जाएगा किस्सा है क्या पंजाब में किस्सा। वो कहता है कि चेत चैंत पुरनी वसाख, चैत्र मास से शुरू होते हैं जो, चेत चैंत पुरनी वसाख वस वैष्णो तू जेठ ते ज्वाला माई सहाई होई आण के, हाड़ हिंग लाज सौण शीतला तू सुख दाती, भादरों भद्दर काली बौड़ छेती आए के, अस्सू आसा देवी ते कत्तक काली चंडका तू मग्गर में मानसी, मनावा चित लाए के, पो पिंडी पंडित किशोर माघ मानदा ती, फग्गण में फुल माई जाई बरसाए के। लाइक दैट वहाँ माता प्रकट हो जाती है तो जानी चोर को कैसे भगा देती है वो। ये उनमें इतना वो नाटकीयता है, उनमें फिलॉसफी है। एक जिंदगी विलास नाम का किस्सा है, गर्भ धारण करने से मृत्यु के बाद तक का एक एक क्षण फिलॉसफिकली उसमें है कि मुछ फुटी शरीर ने दमक मारी, दुद्धा काशनी रंग रंगाउण लगा। थोड़ा सा उम्र में मूछें आने लगी तो कलर की सेंस चेंज हो गई। तो कितना बड़ा, मुझे नहीं लगता फ्राइड ने ऐसा कहीं लिखा जा पढ़ा जा देखा होगा। मत दया सिंह अठोतरी पकड़ माला ते रुसे रब नू फेर मनाउण लगा जब बूढ़ा हो गया। पंजाबी लैंग्वेज की खूबसूरती ये है कि, और समाज की भी, इसमें कई दौरों का और कई भाषाओं का प्रभाव रहा, और कई कल्चर्स जो हैं, अकल्चरेशन जो हुई।
अगर पर्शियंस आए तो पर्शियन जैसा बिहेव करना शुरू किया, अगर तुर्क आए, मुगल आए, यूनानी आए, सो उसको इट वाज द कॉल्ड्रन ऑफ ए सिविलाइजेशन, अ कल्चरेशन। सो ये जो किस्सा है ये इसे पर्शियन, फारसी का यानर है, पर्शियन यानर है, मगर पंजाबियों ने इसको ऐसे अडॉप्ट किया, ऐसे किया कि वो लगता है कि पंजाबी है। अब वारिस का जो किस्सा है, वाह वाह, अब वारिस देखिए कि वारिस, हीर वारिस में जब हीर के खूबसूरती का वर्णन करता है तो एक लाइन देखिए कैसे फिलोसफिकली वो सब नक्शिक का वर्णन करता है। वो कहता है कि इश्क बोलदा नड्डी दे थांव थाई, राग गूंजदा झील दी तार विचों, के खूबसूरती और हुस्न जो है उसके हर एक अंग में से रिफ्लेक्ट हो रहा है। ऐसे जैसे जो रबाब का जो सबसे ऊपरली तार होती है जिसको झील बोलते हैं, जिसमें जैसे उसमें पंचम का सुर निकलता है। सो जो अगर इंसाइक्लोपीडिया ऑफ कल्चर अगर देखना हो पंजाबी का तो वारिस जो है, वारिस की हीर जो है वो इज द रियल टेक्स्ट। और अगर वज का भी देखना होवे तो वारिस शाह ना मुड़ांगी रांझणे तो भावे बाप दे बाप दा बाप आए। मैं रांझे की तरफ से नहीं मुड़ने वाली, बाप के बाप का बाप, ये जरूरत और वज का पंजाबी का। अब मुझे लगता है कुछ पोइट्री के मैं अच्छा एक और बात मैं बता रहा था, वारिस इतना ज़मीन से जुड़ा हुआ था। अगर वो देखिए कास्ट कैसे वर्क करती है, आप कहते कास्ट कास्ट वो हर एक कास्ट की औरत के इश्क के रूप की और उसके स्वभाव की बात करता है। अगर लकड़ी के काम करने वाले तरखान है जिसको हम लोग कहते हैं, तो उसका इश्क कैसा होगा, सोनारी का इश्क कैसा होगा, लोहारन का इश्क कैसा होगा, जट्टी का इश्क कैसा होगा। सो ये जो मतलब ये दिस इज बेसिकली द यू सी, यही तो कल्चर है, यही तो सही जो एसेंस है ऑफ लाइफ जिसको आप रिफ्लेक्ट करते हैं। सो मैं वो कह रहा था कि पंजाबी में अगर आप कहें कि पंजाब में या सिखिज़्म में कास्ट नहीं है, चाहे सिख गुरुओं ने बहुत जोर लगाया इसको करने का, बट एब्स्ट्रैक्शन में माइंड में काम कर रही है, मगर ये इंक्लूसिव है, उस तरह की जो है डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। तो कविता पर बात नहीं पहले ही पढ़ लेते हैं। जिस प्रेम की बात मैं कर रहा था दलित लिटरेचर में या अदरवाइज प्रेम की, तो डॉक्टर साहब की एक कविता है जो आज लिखी जा रही है उस ट्रेडिशन में से, वो मैं चाहूँगा डॉक्टर साहब आपको अगर सुनाएं तो आपको पूरा एक परिदृश्य जो है आज जो दलित सेंसिबिलिटी की कविता लिखी जा रही है, किस तरह आज का कवि किस तरह से सोच रहा है। आप देखेंगे कि जो मराठी में या हिंदी में खास करके जो उत्तर प्रदेश और बिहार की बेल्ट है वहाँ, तो वहाँ जो अदर है ही इज़ लाइक एनिमी, अदर इज़ लाइक एनिमी, ही इज़ बीइंग ट्रीटेड एज ए नॉट ए पार्ट ऑफ द सेम एंटिटी, ही इज़ लाइक अदर एंड ही इज़ माई एनिमी। सो बट पंजाब में मैं जब जैसे इसको देखता हूँ, दो ही इज़ अदर बट ही इज़ नॉट माई एनिमी, ये कविता मैं इसको मूल रूप में पंजाबी में है, मगर आपको एक रिफ्लेक्शन देगी कि हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द लिटरेचर इन इंडिया। कविता का मैं हिंदी रूपांतरण इसका पढ़ रहा हूँ। अग्नि साक्षी। ऐ ब्रह्म प्राणी हो तो तुम मेरे जैसे ही, पर बन बैठे हो देवता। बहुत दुख दिए, यातनाएं, मानसिक, शारीरिक, आत्मिक, कई सदियों तक, तब भी नहीं मैं मानता तुम्हें दुश्मन बेगाना, क्योंकि
हो तो तुम मनुष्य ही। तूने मुझे बहुत दूर रखा, डरते हो तुम मेरी परछाई से, छूना मेरा तुम्हें कर देता भ्रष्ट, तब भी नहीं देखता हूं मैं तुम्हें दूर। तुमने मुझे दूर रखा पानी से, जो थी देन प्रकृति की, तुमने मुझे पास आने नहीं दिया अग्नि के, ताकि पड़े ना विघन तुम्हारे हवन में। तुमने मुझे प्रकाश से दूर रखा, ताकि देख ना लूं अपना पथ। तेरे मेरे अनाजों में भी फर्क था, मेरे भात में नहीं था नमक, दूध की मिठास तो कभी आई ही नहीं थी मेरे हिस्से। इतनी दूरियों के बाद भी मैं नहीं हूं तुमसे दूर, मैं भी हूं तुम सा हार्ड मास से बना। हाँ, मेरा नक्श नुहार रंग नहीं तेरे जैसा, पर तेरे लहू की तेरा मेरी रगों में पानी नहीं, मेरे सीने में भी धड़कता दिल तेरी तरह। तुम बड़े संस्कृतिवान ज्ञानदाता, मैं तो केवल बोलूं अपभ्रंश प्राकृत। तेरे पास ग्रंथ पोथियां कलम द्वात, मेरे कीर्ति हथियार नोकीले कुछ भोथड़े। तेरे मेरे इष्टों रीति रिवाजों में भी बड़ा फर्क, मेरे लिए प्रकृति की हर शय पूजनीय, तेरे लिए सब कुछ मोह माया। तेरे मेरे में सब अंतर दूरियों के बावजूद, मेरी वंचनाओं और पीड़ाओं के बावजूद मैं तुम्हें मानता हूं अपने जैसा। तेरी सारी दुर्भावनाओं के बाद भी स्वीकार हो तुम, तेरी भाख्या के सामने मेरी अभाख्या तुच्छ, तो भी तुमसे दूर नहीं, ना ही मेरे लिए तुम, और तुम मुझसे दूर हो ही नहीं सकते। अंत तुमने आना है तो मेरे मसान पर ही, तेरे शव संस्कार का मैं ही हूं आखिरी साक्षी, अग्नि साक्षी। तेरी अंतिम यात्रा का आखिरी आदमी मैं ही हूं, तेरी अंतिम यात्रा का आखिरी आदमी मैं ही हूं। तो यहाँ तक पहुँचते पहुँचते अगर मैं पोइट्री का एक परिदृश्य आपके सामने रखूँ पंजाबी का, तो मैं देख रहा हूँ 3 पीढ़ियाँ हैं। आज़ादी के बाद डॉक्टर जगतार हैं, जहाँ कुछ और लोग लिख रहे हैं, तो वो जो राष्ट्र का निर्माण हो रहा है आज़ादी के बाद, और उस तरह का जो मनुष्य घड़ा जा रहा है जिसमें कंपोजिट कल्चर है, तो वो पोइट्री लिखते लिखते डॉक्टर जगतार कंटेम्प्रेरी आज पिछले दशक तक लिख रहे हैं। उनके बाद 2 नाम हैं, बहुत बड़े नाम हैं। जब नेक्स्ट राइट मूवमेंट, जब सपने टूट जाते हैं सारे मिडिल क्लास के और एक डिप्रेशन की तरफ है, तो तब अवतार पाश और सुरजीत पात्र जो पंजाबी में बहुत बड़े नाम हैं वो लिख रहे हैं। और उनको मैं देखता हूँ तो उनका थोड़ा थोड़ा जो लगाव है, जब पोइट्री का भाग वो गांव से जुड़ा है, गांव से जुड़ा हुआ है। उसके बाद ग्रीन रेवोल्यूशन है, माइग्रेशन है, गांव से शहर की तरफ आ गया है मनुष्य, और पूंजीवाद की सारी अलामतें, वो जो बीमारियां हैं, कुंठाएं हैं, तरक्की है, जो भी है, जिस तरह से उसकी एब्सर्ड फॉर्म मनुष्य के मन की, उसकी चेतना की बन रही है। तो बहुत सारे नाम, डॉक्टर मनमोहन हैं, जसवंत है, डॉक्टर पाल कौर हैं, मोहन जी हैं, परमिंदर जीत हैं, बहुत सारे सशक्त एक पीढ़ी है एक हमारे सामने जो अच्छी पोइट्री लिख रही है। और उसके बाद आज का जो मनुष्य है, फाइनेंस कैपिटल के बाद का, 1992 के बाद का, मनमोहन सिंह जी की न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज़ के बाद का, जिस तरह से मार्जिनलाइज्ड हो गया, किसान मार्जिनलाइज्ड हो गया,
जो हाथ से कारीगर था हमारा, आर्टिज़न श्रेणियाँ जो मार्जिनलाइज्ड हो गई, जो खौफज़दा हो गई, फाइनेंस कैपिटल से दहशत में चली गई, उनकी रिप्रेजेंटेशन के लिए अभी हमारे पास बहुत सारे नाम हैं उनकी पोइट्री पर। मैं चाहूँगा डॉक्टर साहब थोड़ा सा। पंजाबी में कविता जो है, देखो कविता, किस्सा कारी, गुरबानी, सूफियों की बहुत बड़ी ट्रेडिशन रही है। मगर मॉडर्निटी के साथ पंजाबी में जो अच्छी कविता लिखी गई वो ब्लैंक वर्स कविता लिखी गई। कोई बात नहीं, आप टाइम कितना है? ठीक है। अच्छा, पंजाबी में जो कविता अभी लिखी जा रही है उसका जो अगर हम बात करें तो एक नई तरह की भाषा जनरेट कर रही है। बहुत सारी हमारी जो रीजनल भाषाएं हैं जिस पर हम पिछले 2 दिन से बात कर रहे हैं, उसमें एक बड़ी चिंता, व्यापक चिंता है कि कविता मर रही है, कविता बहुत पढ़ी नहीं जा रही है। मगर पंजाबी में ये चिंता है, पर जो कुछ लिखा जा रहा है, जितना लिखा जा रहा है वो बहुत मायने का लिखा जा रहा है। उसका कारण मैं बताता हूँ। उसका कारण ये है कि पंजाबियों ने आधुनिकता के दौर में प्रवास बहुत बड़े स्तर पर किया। एमिग्रेशन जो है दूसरे देशों में, खास करके वेस्ट में, कनाडा, अमेरिका, यूरोप में बहुत बड़ी तादाद में गए। तो एक तो बहुत बड़ा पंजाबी डायस्पोरा है जो लिख रहा है और बहुत बड़े स्तर पर लिख रहा है। नए कल्चर से, नई लैंग्वेज से, नए लोगों से दो चार हो रहा है, वो अनुभव है। जो पंजाब में बैठा हुआ है वो एक खास तरह के डिप्राइवनेस जिसको कह सकते हैं, आपको बाहर से लगेगा कि पंजाबी बहुत सुखी प्राणी है, खाने पीने को मिल रहा है, और आप भांगड़ा जो है उसका, जहाँ उसका जो गाना है वही आप तक पहुंचता है। मगर जो अंदर की एक थकन है, एक टूट है, इकॉनमी कैसे बिखर रही है, समाज कैसे बिखर रहा है, एकेडमिक्स कैसे बिखर रही है, और अभी आपने देखा होगा नशों की बात बहुत हो रही है। टेररिज्म को, सिख टेररिज्म जो है रहा पंजाब में 20 साल का, एक वो विषाद भोगा पंजाबियों। सो एक खास तरह की टूट है अंदर, उसकी रिफ्लेक्शन पंजाबी पोइट्री में बहुत अच्छे और सशक्त रूप में हो रही है। और एक नई लैंग्वेज क्रिएट करने में नए जो पोइट हैं वो बहुत बड़ी अहम भूमिका निभा रहे हैं। वाह, तो अभी 2-3 मिनट हैं, शायद हमारे पास 5 हैं, कोई बात नहीं। अगर किसी ने कोई क्वेश्चन करना हो, कोई सवाल हो मन में, तो वो पीछे हैं भाई। मैं एक बात और मैं भूल रहा हूँ, एक मैं बताना चाहता हूँ कि पंजाबी डायस्पोरा की मैंने बात की, तो पश्चिमी पाकिस्तान, जो पश्चिमी पंजाब है, वेस्टर्न पंजाब है, पाकिस्तान का पंजाब है, वो वहाँ भी बहुत बहुत पावरफुल लिटरेचर लिखा जा रहा है। चाहे उनकी जो स्क्रिप्ट है वो गुरमुखी नहीं है, वो पर्शियन है, जिसको वो शाहमुखी बोलते हैं। तो बहुत सारी जो है सॉफ्टवेयर भी ईजाद हो गए हैं कि शाहमुखी में लिखा हुआ गुरमुखी में वो पलट सकता है। मगर पाकिस्तान के पंजाब में, जो इस हमारे पंजाब से बड़ा पंजाब है, पहले वो उर्दू से काफ़ी, उसकी उर्दू वाज मतलब रूलिंग क्लास लैंग्वेज और पावर की लैंग्वेज है, मगर पंजाबी वहाँ अब लिखी जा रही है और अच्छा नावल लिखा जा रहा है, अच्छी कहानी लिखी जा रही है। जो कविता में वो अभी भी ट्रेडिशनल है, वहाँ मॉडर्निटी नहीं आई है। नावल और कहानी में बहुत अच्छा लिखा जा रहा है, इवन ड्रामा भी अच्छा लिखा जा रहा है। और मुझे तो गर्व है, मेरा सारा लिटरेचर वहाँ पर्शियन में उन्होंने पंजाबी में छापा है, पंचम वालों ने, जितना आज तक लिखा। मैं इनके काली कंक्लूड करने से पहले मैं काली के नावल, 2 नावल की बात करना चाहता हूँ।
एक तो इन्होंने परमेश्वरी लिखा और एक शांति पर्व लिखा, और दोनों ही नावल एक ख़ास तरह की सेंसिबिलिटी को डिपेक्ट करते हैं, और जो चर्निंग है माइथोलॉजी की और फिलॉसफी की, वो लैंग्वेज में और नैरेटिव में कैसे लानी है, वो दोनों नावल, एक नावल ट्रांसलेट हो रहा है, हो गया इंग्लिश में, कौन सा, शांति पर्व, वो अगर छपेगा तो मेरी सबसे ताकीद रहेगी कि आप ज़रूर उसको पढ़िएगा। ये मैंने बोल रखा था, मेरी तारीफ जरूर करिएगा आप सवाल की। अच्छा, अगर अपन इतिहास में जाएं तो एक दो तरीके की फ़ाइट होती है। एक होती है फ़ाइट इंडिविजुअल एक्सप्रेशन और जो आपका उसको रिटेन करने की, एक होती है फ़ाइट दूसरे से घुलने मिलने की। अगर आप देखें जो भी मूवमेंट्स आज चले हैं या पहले चले हैं, जहाँ पर एक कल्चर ने दूसरे कल्चर को नकारा है, वो फाइट है अपने कल्चर को रिटेन करने की। दूसरी तरफ अगर आप देखें जो भी कम्युनिकेशन के ज़रिए हुए हैं, और जब एक आदमी किसी दूसरी जगह के आदमी से मिलता है तो वो फाइट होती है कॉमन ग्राउंड ढूंढने की, और माना जाता है कि दोनों एक दूसरे के खिलाफ चलती हैं। बट ऑफ लेट मैं ये मूवमेंट देख रहा हूँ स्पेसिफिकली हर जगह जहाँ पर दोनों साथ में चल रही हैं, क्योंकि हर आदमी जो है वो तो रहता ही है। आप जैसे कि मैं अगर राजस्थानी हूँ तो मैं अपनी भाषा मारवाड़ी में बात करूँगा ही, आप पंजाबी हैं तो आप अपने पंजाब की भाषा को गर्व से रखेंगे। पर उसके साथ साथ कोई आपको गोवा का मिल गया तो आप उसकी भाषा, उसके कल्चर को भी एक्सेप्ट करेंगे, और वो कहीं ना कहीं आपके पंजाब को कल्चर को भी एक्सेप्ट कर रहा है। तो मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि हम एक ऐसी दुनिया में जा रहे हैं जहाँ हम दूसरों के साथ रहते रहते हुए भी खुद जो है उस पर गर्व करते हैं और दोनों को साथ में जोड़ना है। तो मैं जानना चाहता हूँ कि आपका इसके ऊपर मतलब व्हाट डू यू फील अबाउट दिस? देखिए, ये एक आज के दौर की एकेडमिक्स का सबसे बड़ा, आज के बंदे का सबसे बड़ा ये एक कंसर्न है, जिसको हम मल्टीकल्चरलिज्म कह सकते हैं। पंजाबी मानस जो है, पंजाबी मनुख जो है, बंदा जो है, जब वो प्रदेश में गया तो अपने साथ अपना देश भी लेकर के गया, साथ में अपनी भाषा लेकर के गया, मगर उसने, उसकी मजबूरी है, उसने वहाँ रहना है। तो आप देखेंगे कि इंग्लैंड में जो 1920-30 के पास जो लोग गए, ठंड बहुत थी, फाउंड्रीज में काम करना होता था लोहे के साथ, तो पगड़ी अब बांध के तो काम हो नहीं सकता है वहाँ। तो सबसे पहले बाल काटने का उसने उस वहाँ का रूप, जो वहाँ रहते थे पंजाबी जो गए, उन्होंने बाल काटे सबसे पहले। फिर खाना है, अब सब जगह आपका खाना तो मिला गया नहीं, तो वो जो वहाँ का खाना अडॉप्ट किया। सो ये अकल्चरेशन है, मजबूरी बस भी है और चॉइस भी, राइट। सो आने वाला दौर जो है, क्योंकि मोबिलिटी हो रही है, जियोग्राफीज छोटी हो रही हैं, फासले कम हो रहे हैं, टाइम एंड स्पेस दोनों के, तो मल्टीकल्चरलिज्म जो है वो बहुसभ्याचारवाद जो है, बहुसंस्कृतिवाद, वो आने वाले दौर की एक नया कंसर्न है। ये हमको सीखना होगा, बिकॉज वी हैव टू लिव टुगेदर एंड वी लर्न टुगेदर, वी डिपेंड ऑन ईच अदर। सो दिस इज अ न्यू लैंग्वेज इज इमर्जिंग। सो अब उसमें एथनिक जो डोमिनेंस है, जैसे अंग्रेज़ों यहाँ आए तो उनकी जो ओरिएंटलिज्म था, वो ओरिएंटलिस्ट व्यू से देखते थे यहाँ की कॉलोनीज को, जो और कॉलोनाइज जो हैं, मगर बिकॉज वो इसलिए देखते थे क्योंकि उनके पास पावर थी, दे वर हैविंग द कॉलोनियल पावर। बट जो बंदा वहाँ जा रहा है अंडर माइग्रेशन, ही हैज़ टू लिव, ही हैज़ टू सर्वाइव। सो वो दूसरी आदतें, दूसरी भाषाएं सीखेगा। अब देखिए, इन्होंने बात किया, परिचय दास साहब ने, बहुत सारे भोजपुरी लोग जो हैं कॉलोनियल पीरियड में जो बस्तियां थी, कॉलोनीज थी, फिजी, मॉरिशस, ये सारे वेस्ट इंडीज, यहाँ गए। यूपी बिहार से लोग गए, छपरा, वेस्टर्न यूपी, जो ईस्टर्न यूपी जो है, गोरखपुर साइड से।
तो उस समय पासपोर्ट नहीं होता था, उस समय एग्रीमेंट होता था। तो एग्रीमेंट का जो अपभ्रंश बन गया, बिगड़ गया, रूप बन गया, वो गिरमिटिया बन गया। तो उनको गिरमिटिया बोलते थे। पहला जो नावल हिंदी में आया है गिरिराज किशोर जी का नावल, पहला गिरमिटिया, महात्मा गांधी के ऊपर उन्होंने लिखा है, महात्मा गांधी की स्ट्रगल। सो देखिए कि लैंग्वेज कैसे बदलती, एग्रीमेंट कैसे रूपांतरित होकर के एक नई अपभ्रंश पैदा कर रहा है गिरमिटिया। सो यही ग्लोबलाइजेशन और मल्टीकल्चरलिज्म की ये कंपल्शन है हम लोग, और एक इक्वेनिमिटी और इक्वालिटी का भी है। नोबडी इज एथनिकली सुपीरियर एंड नोबडी इज सब्जेक्ट टू दैट सुपीरियरिटी। सो दिस इज अ बैलेंस दिस पोस्ट मॉडर्निटी हैज ब्रॉट इनटू द न्यू लाइफ एंड वी हैव टू लर्न दैट। आई होप आई कुड एबल टू रीच यू। ओके, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। पहला तो ये कि साहित्य अपने आप में एक स्वायत्त शासी निकाय है, ऑटोनमस निकाय है। विचारधाराएं अलग से आजकल मतलब काफ़ी समय से लिटरेचर में आ रही हैं, कम्युनिज्म है, सोशलिज्म इत्यादि इत्यादि। मैं ब्रीफ में आपसे सवाल संक्षेप में जानना चाहूँगा कि आपकी दृष्टि में जो आप साहित्य रचते हैं, जो आपके रचाव का जो साहित्य है, उसमें से विचारधारा को लेना उचित होगा आपकी दृष्टि में, या जो बाहरी विचारधाराएं इस समय दुनिया में चल रही हैं, चाहे अस्तित्ववाद की विचारधारा थी, चाहे पोस्ट मॉडर्निज्म की यानी उत्तर आधुनिकता की विचारधारा थी, चाहे डीकंस्ट्रक्शनिज्म की विचारधारा रही है, चाहे स्ट्रक्चरलिज्म संरचनावाद की विचारधारा इत्यादि इत्यादि, उनको पढ़ करके उनके अनुसार साहित्य जो रचा जा रहा है उस पर दोनों के बीच के कॉम्बिनेशन को आप कैसे देखते हैं? एक सर। और दूसरा सवाल एक ही साथ पूछ लेता हूं मैं। दूसरा सवाल ये है कि आप इस चीज़ को कैसे साधते हैं कि जब 100 आदमी बैठे होते हैं उस समय जो कविता पढ़नी होती है सीरियस पोएट्री, और जब 10,000 आदमी बैठे होते हैं उस समय जो कविता पढ़नी होती है, उन दोनों को कैसे साधते हैं? क्या एक ही तरह की कविता का वाचन आप कर पाते हैं? एक ही जैसी मतलब शब्दावली लाते हैं? रचना की प्रक्रिया आपकी एक ही जैसी होती है, या उस समय कुछ भिन्नताएं मन में आपके दृष्टिगोचर होती हैं? ऑनेस्टली यू सी, राइटर इज़ ए वेरी क्लेवर मैन। राइटर जो है ना, उसकी अपनी स्ट्रेटजी होती है, टैक्टिक्स होते हैं, वो प्रैग्मेटिकली अपने स्ट्रेटजी बनाता है। अभी बच्चों ने पॉपुलर लिटरेचर और रियल लिटरेचर के बारे में बात कर रहे थे, इंडियन लिटरेचर, ये भी एक स्ट्रेटजी का हिस्सा है। और राइटिंग इज ए बेसिकली ए डिज़ाइन, इट्स अ डेलिबरेट डिज़ाइन एंड strategy is the part. For me also, if I am not, we have not prepared, but my inner mind was working how to make this talk, what should be the paradigm of this talk, how we should, some points were there in mind. So it is all part of strategy. When you address a bigger audience, you will not like to narrate that poem which is abstract. देर यू विल लाइक टू वो सिंपल हो और जो उसकी नैरेटिव हो वो आप समझ आ जाए, परसेप्टेबल हो। जब आप बहुत लोकलाइज गैदरिंग में होते हैं तो आप एब्सर्ड भी पढ़ सकते हैं। दूसरी पहले का जवाब मैं आपको देना चाहता हूँ, जो पहला सवाल है, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन पॉलिटिक्स एंड आइडियोलॉजी। राइटिंग इज अ पॉलिटिक्स, राइटर is in itself a politician, not in the general term. उसकी एक अपनी politics है. No writing is devoid of politics. Every writing has its own, उसकी अपनी एक राजनीति है. But वो राजनीति की जो बाहरी आइडियोलॉजीज हैं वो स्वतंत्र है, वो अराजनीतिक होना, अपॉलिटिकल होना भी एक पॉलिटिक्स है, राइट, राजनीति है. सो मैं ये कहूँगा कि आइडियोलॉजीज
और पॉलिटिक्स में अंतर है। आइडियोलॉजी को आप अपने नैरेटिव में, अपनी भाषा में अगर सिंक्रोनाइज करके डालते हैं तो उसका एक अपना फ्लेवर होगा, और आप महज आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं बाहरी रूप में तो उसका एक दूसरा प्रभाव होगा। जो आपने विचारधाराएं कही हैं, स्ट्रक्चरलिज्म या एग्जिस्टेंशलिज्म, ये मैं उनको आइडियोलॉजी नहीं मानता हूँ, मैं उनको विजन मानता हूँ, दृष्टि मानता हूँ, जीवन को देखने की दृष्टि। दरिदा ने अगर डीकंस्ट्रक्शन की बात करता है तो दैट इज अ विजन, दैट इज नॉट आइडियोलॉजी। आइडियोलॉजीज आर द बिगर देन विजन्स। जब इज्म बनता है तब आइडियोलॉजी बनती है। आइडियोलॉजी इन इटसेल्फ इज नॉट बैड थिंग, बट आइडियोलॉजी इज्म इज बैड थिंग। विचारधारावाद जो है वो कठिन है। विचार अपने आप में तो रहेगा ही जब जितनी देर तक शब्द रहेगा। थैंक यू मोहन जी और टीम, हमें यहाँ बुलाने के लिए, और आपका धन्यवाद हमें झेलने के लिए। थैंक यू वेरी मच।